नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और इसमें जो 15th रैंक, ऑल इंडिया 15 रैंक जिन्होंने हासिल की है, रिया डाबी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। आपको बता दें, रिया डाबी टीना डाबी की बहन है जिन्होंने यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। रिया मेरे साथ जुड़ेंगी, बताएंगी कि उन्होंने क्या, उनकी बड़ी बहन ने उनसे कौन कौन से टिप्स शेयर किए थे फॉर दिस सक्सेस, और जो उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था पॉलिटिकल साइंस, उसकी उन्होंने तैयारी कैसे की। 3 खास विषयों पे मैं उनसे बात करने वाली हूँ, जनरल स्टडीज, लैंग्वेज और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। आइए मैं आपसे आपकी मुलाकात सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऑल इंडिया रैंक 15th, आज की मॉर्निंग कैसे बीत रही है? कल से रिजल्ट आने के बाद क्या फील कर रही हैं आप? जी, पहले तो थैंक यू सो मच। और कल से ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, घर में भी बहुत खुशी का माहौल है और बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो रैंक आई है 15th रैंक, आर यू हैप्पी विद सेटिस्फाई और इट केम एज ए प्लीजिंग सरप्राइज की आपको उम्मीद थी कि इतनी अच्छी रैंक आएगी? जी, आप जब ये एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है, आप बस होप करते हैं कि आप इसको क्रैक कर लीजिए। और सिंस ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे लिए काफ़ी प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि मेरी 15th रैंक आई। अच्छा, ये बताइए, अब घर की 2 बेटियां आईएएस ऑफिसर बन गई हैं, मम्मी पापा का क्या, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं वो? जी, मम्मी-पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो कल से इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं हर जगह से, वो मिठाइयाँ खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, तो आपकी बहन टीना, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आपकी 15th रैंक आई है? जी, सबसे पहले तो कॉल मैंने उन्हें ही किया था बताने के लिए कि रिज़ल्ट आ गया है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब बहुत ज़्यादा ही खुश है फैमिली में। रिया, अब मैं आप बात करूं कि आपकी जर्नी के बारे में, कब कैसे आपने प्रिपरेशन की। पहले आप बताइए, जो आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है और 10th और 12th में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? जी, मेरी स्कूलिंग कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हुई है जो न्यू दिल्ली में ही है। और मेरी स्कूल में परफॉर्मेंस हमेशा से काफ़ी अच्छी ही रही है। मैंने अपने एक्चुअली क्लास 12th बोर्ड्स में टॉप भी किया था स्कूल में। और मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ज्वाइन करी हुई थी 11th और 12th में। उसके बाद मैंने एलएसआर से बीए इन पॉलिटिकल साइंस किया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। और उसके बाद मैंने यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आपने कब सोचा कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है? जी, हमेशा से मेरी मदर का ये सपना था कि दोनों बेटियां ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोफेशन में पार्ट लें जहां हम अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। और जब मेरी सिस्टर ने एग्जाम क्लियर करी तो उसके बाद मेरी जो मोटिवेशन थी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि मुझे भी एग्जाम देनी है और इसको क्रैक करना है। अच्छा, आपकी सक्सेस में, जैसे आपने कहा मोटिवेशन जो है आपकी बड़ी बहन टीना डाबी से आई, इस पूरी जर्नी में कैसे प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारे कहना चाहिए टिप्स होते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है, कितनी हेल्पफुल रही है टीना आपके लिए? हम टॉप करी है तो उन्होंने काफ़ी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं उसके बारे में गाइडेंस दी है कि कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, कौन सी आपको कोचिंग लेनी, कौन सी आपको मॉक्स देने हैं, क्या-क्या करना है। तो उन चीज़ों में काफ़ी हेल्प हुई है। ओके। अच्छा, ये बताइए, जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी, क्या उसके उसी दौरान आपने सोचा कि आईएएस अफसर, मतलब जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ाई की वो आपके यूपीएससी के एग्जाम में कितनी काम आई है? जी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई काफ़ी काम आई है क्योंकि मैंने अपना बीए पॉलिटिकल साइंस में ही किया है। और मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। तो जो उसका सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेम हो जाता है और वो आपको हेल्प करता है। ओके। अब मैं रिया, आपको बहुत सारी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं और खासतौर पे लड़कियां सुन रही हैं, उनके लिए आप बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं चाहती हूँ कि जो यूपीएससी का एग्जाम है, पहले आप बताइए कि जो एक सक्सेसफुल होने के लिए क्या की फैक्टर्स होते हैं, और आप अपने बारे में, आपने अपनी बहन को भी देखा है, आपको भी एक इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, व्हाट आर द की फैक्टर्स विच मेक यू सक्सेसफुल? जी, I think the key factors are having a constant sense of work because यूपीएससी एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। तो आप जितना रोज आप जितना पढ़ेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको काफी हेल्प करता है।
साथ में आपको अपना हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और पेशेंस भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत लंबी हो जाती है देने में ही, और आपको पेशेंस मेंटेन करना होता है, अपनी डेडिकेशन, विल काफ़ी स्ट्रांग रखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज भी आती हैं आपके पाथ में। सो ये सब चीज़ें आपको सक्सेस में हेल्प करती हैं। रिया, एक अब मैं एग्जाम के बारे में बात करूंगी। यूपीएससी का एग्जाम, इसमें जैसे एक जनरल स्टडीज का पेपर, वो बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा करता है आपकी मार्किंग में। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और लैंग्वेज, मैं इन तीन विषयों पे आपसे बात करना चाहती हूँ। तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप बताओ कि जनरल स्टडी की प्रिपरेशन आपने कैसे की, क्या कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ी, और आप बताइए स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें भी यूपीएससी के एग्जाम में सक्सेस मिले। जी, जनरल स्टडी जैसे आपने बोला काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वो रखता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम में। सो जनरल स्टडीज़ के लिए मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो बेसिक बुक्स होती हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, तो इन सब चीज़ों को आपको काफ़ी बार पढ़ना पड़ता है, रिवाइज़ करना पड़ता है। साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको आइडिया लगता है कि किस आंसर से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स से जितना अपडेटेड रहेंगे, आप उसको अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे, तो उससे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलता है कि आप जो हमारे देश में चल रहा है, विदेश में चल रहा है, आप उससे वाकिफ है। तो उससे वो भी हमें काफ़ी हेल्प करता है जीएस में। मैं चाहती हूँ रिया, आप जीएस के बारे में डिटेल से बताएं। जैसे आपने कहा कि एक तो करंट अफेयर हो गया, मैं इसके बारे में पूछूंगी। करंट अफेयर में आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर पाए, इसके लिए कैसे, आपने क्या क्या किया? मतलब आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, कौन सी बुक्स पढ़ती थी, और कितने समय की प्रिपरेशन? मतलब होता है ना कि जब आप 12th पास कर ग्रेजुएशन में गई तभी आपने माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे तो यूपीएससी क्रैक करना, और तभी से आप करंट अफेयर से अपडेट रहने लगी। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, आप बताएं। जी, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डायनामिक है, क्योंकि वो हर दिन ही बदलता रहता है, हर दिन कोई न्यूज़ आती रहती है। तो मैं कहूँगी कि स्कूल टाइम से ही मेरी मदर का ये हाथ रहा है कि उन्होंने मुझे आदत डलवाई थी कि आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा करें। और तब से ही मैं पढ़ रही हूँ, तो एक आदत सी बन जाती है कि हाँ, आपको न्यूज़पेपर रोज़ खोल के तो देखना ही है कि क्या चल रहा है। और साथ में जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो मेनली जो द हिंदू है और द इंडियन एक्सप्रेस है, ये दोनों जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये मैंने रेगुलरली पढ़े हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, और इससे करंट अफेयर्स काफ़ी मुझे हेल्प करा है। कहूँगी कब से आप करंट अफेयर से अपडेट रहने लगी थी? होता ना कि एग्जाम, ऐसा होता है कैंडिडेट जब एग्जाम देना है तो एक साल पहले से अपडेट रहने लगे। आप कब से अपडेट रह रही थी? जी, मैं अपडेटेड तो स्कूल टाइम से ही रही हूँ, क्लास 11-12 से। और लेकिन उस टाइम क्योंकि आपकी स्कूल की पढ़ाई भी होती है, बाद में कॉलेज की पढ़ाई भी होती है, तो थोड़ा आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी होती हैं करने के लिए। लेकिन तब से मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी, लेकिन आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने कॉलेज के बाद ही स्टार्ट करी थी। हम्म। आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली, देखिए आपने कहा कि तमाम स्टूडेंट से मैं बात करती हूँ, कैंडिडेट से, तो वो बोलते हैं कि जो आपने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा, वो भी यूपीएससी के एग्जाम में काम आ जाता है। कोई हिस्ट्री का ऐसा पॉइंट, कोई ज्योग्राफी के ऐसी नॉलेज जो आपके काम आती है। लेकिन करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आप कहें ना, 1 साल की से जो मैं अपडेट थी वो काम आया। आप बताइए कि जो एक करंट अफेयर कब से होता है कि ना आपको अपडेट रहना ही चाहिए, इतनी तो मिनिमम आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जी, आपने जैसे बोला क्लास 8 या क्लास 6, तो मेरा मानना है कि यूपीएससी ऐसी एग्ज़ाम है जो आपने अपनी लाइफ में हमेशा से पढ़ा होगा, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। वो सारी चीज़ें ही आपको काम करती हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम का सिलेबस ही इतना ज़्यादा वास्ट है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि 1 साल या 2 साल अपडेटेड रहने से वो काम कर जाता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। बट आप जितनी लगन से काम करेंगे, जितना रिवाइज़ करेंगे, जितना पढ़ेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा। क्या करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर के अलावा क्या आपने कोई स्पेसिफिक बुक भी पढ़ी थी? जी, न्यूज़पेपर के अलावा काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स निकालते हैं मंथली,
जो और ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में काफ़ी और चीज़ें भी उन्हें कवर करनी पड़ती हैं। तो जैसे अपने विजन आईएएस इंस्टीट्यूट है, उनकी करंट अफेयर्स मैगज़ीन है, तो उस पे वो भी मैंने काफ़ी पढ़ी है। अच्छा, अब मैं जनरल स्टडी का जो दूसरा पार्ट जो अलग चीज करंट अफेयर्स के अलावा है, आप बताएं जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस समय यूपीएससी की, आप बताओ कि उन्हें आप डिटेल में बताइए, शेयर करिए अपनी स्ट्रेटजी कि जनरल स्टडीज में अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर क्या क्या पढ़ना चाहिए। जी, जनरल स्टडीज़ में आपको सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको अपना सिलेबस पहले पढ़ना चाहिए कि आपको समझ आ जाए कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो जैसे जनरल स्टडीज़ 4 पेपर्स में डिवाइडेड है, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। सो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे जीएस 1 कवर करना है या जीएस 4 कवर करना है। और जो उसकी बेसिक बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटीज़ हो क्लास 11-12 की, चाहे वो लक्ष्मीकांत बुक हो पॉलिटी के लिए या स्पेक्ट्रम हो हिस्ट्री के लिए, तो ये सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं। साथ में जनरल स्टडीज़ के लिए जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो भी मैंने काफ़ी रेफ़र करे थे। क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि यूपीएससी आखिर मतलब क्या पूछता है, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है। मैंने काफ़ी मॉक पेपर्स भी दिए थे आंसर राइटिंग के लिए, जीएस के लिए, जिससे मुझे एक आइडिया लगे मुझे एक आंसर में क्या लिखना चाहिए, जिससे मुझे मार्क्स मिल सके। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। हम्म। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपको कुछ स्पेसिफिक मैगजीन्स वगैरह आती हैं वो पढ़ना चाहिए, क्या जैसे ग्रेजुएशन में है या 10th-12th की जो हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की ये बुक्स हैं, ये कितनी काम आती हैं, सोशल साइंस, ये जो क्या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या पढ़ लेना चाहिए। जी, मेरा मानना है बुक्स काफ़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि यूपीएससी में आपको एक बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी भी फील्ड में रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो जो आपकी 10th, 11th, 12th की जो बुक्स होती हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, तो ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करता है सिलेबस कवर करने में। रिया, तमाम कैंडिडेट्स आपको सुन रहे हैं, आप ये बताएं कि जो जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई, अब आपने करंट अफेयर के बारे में बताया, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स, इसके जो सवाल आते हैं, आप बताओ कि जो आपने कहा कि 10th-12th की बुक्स पढ़ना, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस लेवल के क्वेश्चंस उसमें आए और आपने कितने घंटे प्रिपरेशन की थी जनरल स्टडी की। जी, जैसे ये अपनी स्कूल की बुक्स होती हैं, स्पेशली जो एनसीईआरटीज़ होती हैं, क्लास 8th हो, 10th हो, 11th-12th हो, तो ये जनरल स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। क्योंकि इसमें एक जनरल नॉलेज बेस, आपका फाउंडेशन जो होता है वो बिल्ड हो जाता है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अगर देखें, चाहे वो हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में हो, इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटी में हो, तो एक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आप आंसर कर सकते हैं। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो हिस्ट्री में, या आपसे मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी में पूछा जा रहा है, या आपसे पार्लियामेंट से पूछा जा रहा है पॉलिटी में। तो ऐसी बेसिक चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, स्पेशली जो क्लास 11-12 की होती हैं जो मैंने भी पढ़ी हैं, तो उससे आप ये क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। रिया, ऐसा कोई सवाल जो बड़ा आसान रहा हो, आपको लगा हो कि मैंने तो क्लास 7 में पढ़ा था और वो यूपीएससी में पूछ लिया, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची और आपने जनरल स्टडीज का पेपर देखा, क्वेश्चंस जो आपको लगा ये तो बहुत आसान है, ये तो मैंने कब पढ़ा था। कैन यू रिकॉल एनी क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे याद तो नहीं है कि ऐसा मैंने कुछ स्कूल टाइम में पढ़ा जो आ गया। लेकिन हाँ, मैंने जो 11th-12th में जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, जैसे अपना जो आप पाली डायनेस्टी का पढ़ते हैं या आप अपने मुगल डायनेस्टी का पढ़ते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस आए थे जनरल स्टडीज़ में। और सिमिलरली अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो जो मैंने 11th-12th में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था और इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ा था, वो भी जनरल स्टडीज़ में आया था। और ऐसे ही मतलब काफ़ी क्वेश्चंस थे। बात करूंगी रिया लैंग्वेज के बारे में, आप लैंग्वेज के पेपर के बारे में बताइए, आपने कौन सा ऑप्शन लिया था और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, आपने कैसे प्रिपरेशन की थी।
जी, लैंग्वेज पेपर्स आपके 2 होते हैं। एक तो इंग्लिश होता है जो सबके लिए ही कंपल्सरी होता है, और एक दूसरा लैंग्वेज आप कोई भी आप जिससे कंफर्टेबल हैं आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेरी जैसे हिंदी मदर टंग रही है हमेशा से ही, तो मैंने हिंदी लैंग्वेज पेपर के लिए चूज़ किया था। और उसमें जो बेसिक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसके लिए देखेंगे, तो उसमें आपका एक पैटर्न फॉलो होता है कि आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, पैराग्राफ राइटिंग होती है, ग्रामर वाली क्वेश्चंस होते हैं। फिर एक चीज़ होती है कि आपको ट्रांसलेशन भी करना होता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही रेफर किया था, और काफ़ी खुद सॉल्व भी करे थे घर पे बैठ के। और जैसे हिंदी का पेपर था, तो वो मैंने अपनी मम्मी को दिया था कि मम्मी आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि उनकी हिंदी हमेशा से काफ़ी अच्छी रही है। तो उससे भी एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ-कहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं है, क्लास 10th में लास्ट मैंने पढ़ी थी। उसके बाद तो हिंदी छूट ही जाती है। तो वो मैंने मम्मी मम्मी मतलब मेरा चेक करती थी जो भी आंसर शीट्स थी, और इंग्लिश के लिए जो बेसिक हम इंग्लिश ग्रामर बुक्स जो स्कूल में भी रेफर किया करते थे अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो भी इस लैंग्वेज पेपर में हेल्प करता है। ओके। आप बताओ रिया, जैसे इंग्लिश में आप जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको कुछ आप ट्रिक्स उनको शेयर करिए, जैसे कि ग्रामर आपने कहा हाई स्कूल इंटर लेवल की ग्रामर, आपको टेंस पता होना चाहिए, आपको प्रिपोजिशन पता होना चाहिए, ग्रामर में क्या क्या आपको आना चाहिए, और जो ऐसे राइटिंग है वो स्किल कैसे डेवलप की जाए। जी, ग्रामर में आपको सबसे ज़्यादा तो ये पता होना चाहिए कि जो करेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, जो उसमें मात्राएँ होती हैं या वर्ब्स होते हैं या प्रेपोज़िशंस होते हैं, वो कैसे लिखते हैं। क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंटेंस सही है या गलत लिखा गया है। तो और हिंदी लैंग्वेज पेपर में आपसे मुहावरे भी पूछे जाते हैं, जो हम जो पर्यायवाची होते हैं, जो हम स्कूल टाइम में अपना पढ़ा करते थे 8, 9, 10th में। तो अगर आप उसको रिवाइज करेंगे, जो अपनी हिंदी ग्रामर बुक्स होती हैं जो स्कूल में मिलती थी, उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपको हेल्प करती हैं एग्जाम में। ओके रिया, ये तो हुई ग्रामर की बात। आप ये बताओ कि जो राइटिंग स्किल है वो कैसे, और आपकी वर्ड पावर भी स्ट्रांग रहे, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं तो आप अच्छा लिखें ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको लैंग्वेज की नॉलेज है। तो ये जो राइटिंग स्किल है ये कैसे डेवलप होती है, और आपने इस पर क्या काम किया, क्या कैसे पढ़ाई की, कैसे प्रिपरेशन किया आपने। जी, इसके लिए प्रिपरेशन का जो की होता है, मैं यही बोलूँगी कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करेंगे, घर पे लिखेंगे, याद करेंगे, वो काफ़ी हेल्प करता है। और जो वर्ड्स की या वोकैबुलरी की बात आपने की है, तो वो मुझे लगता है कि मेरी बचपन से एक रीडिंग हैबिट रही है, जो मेरी मदर ने ही इनकलकेट करवाई है। तो मैं काफ़ी इंग्लिश की बुक्स पढ़ती हूँ बचपन से ही। तो उसमें बुक्स में भी जो मुझे वर्ड्स मिलते थे, तो अगर मीनिंग मुझे नहीं पता होता था, मैं डिक्शनरी में देखती थी कि अच्छा इसका मीनिंग क्या है। कोई और अच्छा सेंटेंस लगता था तो मैं लिख लेती थी या माइंड में रिमेम्बर कर लेती थी। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें जो आप करते हैं हमेशा से, वो आपके दिमाग में रह जाती हैं कहीं न कहीं, आपको वर्ड्स फिर याद आ जाते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो वो मुझे हेल्प करा था। रिया, स्कूल की बुक्स के अलावा जैसे आपने कहा रीडिंग हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग हैबिट होना वैसे भी किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप वाकई रीडिंग हैबिट हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिया बताओ कि स्कूल के अलावा आपको किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है। जी, रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरी हमेशा से एक हॉबी ही रही है। और मेनली मुझे जो फ़िक्शन बुक्स होती हैं वो पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी फ़ेवरेट ऑथर जो हैं वो अगाथा क्रिस्टी हैं, जिन्होंने काफ़ी मर्डर मिस्ट्रीज़ और डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं पढ़ने में। तो वो मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ। अच्छा रिया, जैसे आपने कहा कि रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही बताओ कि पेरेंट्स जो है बच्चों को कहते नहीं आपको स्कूल की ही बुक्स पढ़नी है, हाउ इम्पोर्टेंट इज रीडिंग। जी, रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि वो आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है एकेडमिक्स से हटके, और आपको काफ़ी न्यू चीज़ें पता चलती हैं अलग-अलग एरियाज़ में। तो मुझे लगता है रीडिंग तो हमेशा से एनकरेज करनी ही चाहिए बच्चों में। और अगर आप यूपीएससी की बात करें तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। पढ़ना जो इस एग्ज़ाम के लिए होता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो कभी-कभी आप बुक्स अपनी जो अलग होती हैं वो आप पढ़ नहीं पाते हो।
लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जब मैं काफ़ी कभी टायर्ड हो जाती थी या स्ट्रेस्ड हो जाती थी, तो जो रीडिंग होती है वो आपको काफ़ी हेल्प करती है रिलैक्स करने में, आपका माइंड डाइवर्ट करने में। तो रीडिंग हमेशा परस्यू करनी ही चाहिए। ओके। अब मैं बात करूंगी रिया आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। आपका पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएं, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या और किस लेवल की पढ़ाई आपने की जो आपके यूपीएससी के एग्जाम में बहुत यूजफुल रही। जी, जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन ही पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, तो जो मैंने कॉलेज में पढ़ाई करी थी अपनी ग्रेजुएशन के लिए, जो भी मेरे नोट्स रखे हुए थे, जो मेरी बुक्स थी, वो भी मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करी हैं। और साथ में ही अगर आप जहाँ पे मार्केट में जाते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी आपको नोट्स भी मिलते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप वो भी चीज़ें पढ़ेंगे या आप अगर कोचिंग लेना चाहें, तो उससे भी आपको आइडिया लगता है कि सिलेबस में क्या-क्या पूछा जाता है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप रेफर कर सकते हैं, आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए एज़ सच मैंने कोई बेसिक बुक्स तो नहीं पढ़ी हैं, मैंने ज़्यादा अपना जो ग्रेजुएशन का ही जो मेरा पूरा मटेरियल था, वो मैंने ज़्यादा रेफर किया है। ओके। रिया बस चलते चलते आप ही बताओ ऐसे दो तीन टिप्स जो आपकी बहन टीना डाबी ने आपके साथ शेयर की हो। जी, उन्होंने हमेशा से मुझे यही बोला है कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपनी विल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ भी आप फ़ेस करें, तो आपको हार नहीं माननी है, आपको चलते रहना है आगे। और उन्होंने और भी मुझे ये टिप्स दी हैं कि आपको रिविज़न पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज़ करते हो, उतना आपको याद होता जाता है और वही आपको एग्ज़ाम में हेल्प करता है। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली थी कि आप कभी स्ट्रेस मत लेना, अपना बेस्ट देना और हम देखेंगे आगे क्या होता है। ओके। रिया बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया बहुत मायूस हैं और कहते हैं कि हमने बहुत 20-20 घंटे पढ़ाई की, 12 घंटे पढ़ाई की, तो आप ऐसे स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेंगी। जी, मैं उनको पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने एग्ज़ाम ही दी, वो ही बहुत ज़्यादा करेजियस डिसीजन होता है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप हार ना मानें, आप डटे रहिए, अपना काम करते रहिए और आप खुद में बिलीव करिए और आपका हो जाएगा, ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप अपने पूरा बेस्ट दें और अपना हार्ड वर्क पुट इन करें। तमाम स्टूडेंट को ये लगता है कि आप जैसे कैंडिडेट जिसकी 15th रैंक आती है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये बहुत बड़ी सक्सेस है रिया। क्या ऐसे लोगों को लगता है कि ये जो कैंडिडेट होते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हाउ डू यू सी योरसेल्फ, क्या वाकई आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात तो नहीं होती। मुझे लगता है हर कैंडिडेट अपना बेस्ट करता है, जो जितना उससे हो सकता है वो उतना प्रिपेयर करता है। और काफ़ी ज़्यादा इस एग्ज़ाम में लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इतने सारे लोग भी इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आपको अपने ही पोटेंशियल और कैपेबिलिटी में बिलीव करना चाहिए और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई दूसरा पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे लगता है सब सेम प्लेटफॉर्म पे ही है। ओके, थैंक यू रिया फॉर ज्वाइनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ये थी रिया डाबी जिन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की और फर्स्ट अटेम्प्ट में 15th रैंक लाना अपने आप में बड़ी कामयाबी। रिया ने अपने तमाम अपने सक्सेस सीक्रेट उन्होंने हमसे शेयर किए हैं, खास तौर पे जो जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल सब्जेक्ट और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपके बहुत काम आएंगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।